गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हमने मेरे संग की औरतें का आधा भाग पढ़ लिया है। चलिए आज इसे पढ़ते हैं। यहाँ लेखिका बात करती हैं, वो बताती हैं सबके बारे में, अपने भाई बहनों के बारे में। बोलती हैं कि हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। मतलब 3 बहनें जो थीं वो लिखती थीं और एक भाई उनका लिखता था, जबकि 2 बहनें जो थीं वो नहीं लिखती थी, मतलब लेखिका नहीं बनी। लेकिन दूसरी बात ये कि उनके ससुराल में उनको कोई पढ़ता नहीं था, इस चीज़ को वो मान नहीं पा रही थी। फिर बोलती हैं लेखिका कि धीरे धीरे उनको इस चीज़ के फायदे भी नजर आने लगे। क्यों? क्योंकि घर के भीतर उनके हिंदी लेखन को कोई भी उसकी आलोचना नहीं कर पाएगा। खैर, मैं अपनी नहीं उन अदेवियों की बात कहना चाहती हूँ। लेखिका बोलती हैं जो परदादी की मन्नत और के नतीजन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। तो उन 2 लड़कियों की बात बताती हैं जो लेखक नहीं बनी थी। जो बनी उन्हें सांस लेने की जरूरत कुछ ज्यादा हो समझ में आता है। जैसे मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की जरूरत ही ज्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहनें सवा शेर। चौथे नंबर वाली रेनू का आलम यह था कि गर्मी की दोपहर में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उससे और छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती तो रेनू उसमें बैठने से इनकार कर देती। क्यों मना करती? उसका कहना क्या था? उनका कहना था कि यूं थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना, मतलब थोड़ी सी दूर के लिए गाड़ी पे जाना सामंत शाही का प्रतीक था, जो शायद था, मतलब दिखावा करना अपनी अमीरी का, पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड़ का भी और रसोइये को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी का भी। माँ तो सब चीजों से उदासीन रहती थी, पर पिता काफी कुड़ते भूनते जब देखते कि गाड़ी अचला जो है वो गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेनू पीछे पीछे पसीने में तरबतर, खरामा खरामा, मतलब धीरे धीरे। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों जरूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फायदा है, वरना नहीं। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछो। पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह बहुत से कारण दिए। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा जिसे माना जा सके, न रेनू को न खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया हो जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा हो। कहा बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ, करो। रेनू ने बीए कर तो लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने भर के लिए। सच बोलने में यह कि वह माँ से भी 2 कदम आगे है। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं कि वह मजाक कर रही होगी और इसलिए बिना मेहनत वो लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। मतलब थोड़ा हंसने वाले स्वभाव की थी, मजाकिया लहजे की थी। लेखिका आगे बताते हैं कि तीसरे नंबर पर चित्रा है। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी, पर खुद पढ़ने से ज्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी। इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों के ज्यादा आते थे, मतलब जो उसको मानने वाले लोग थे उनके ज्यादा नंबर आ जाते थे। पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नजर में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप की ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था। पर उसका कहना था वह जो सोच लेती है करके रहती है, वो अपनी जिद पे अड़ जाती है। तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल पेश नहीं आई, मतलब कोई भी मुश्किल पैदा नहीं हुई। आती क्यों? उसने कहा मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दी। हम में सबसे छोटी बहन अचला काफी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला दिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई। फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली, पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। मतलब यहाँ तक तो उसने सब संभाल लिया, लेकिन वो इसके बाद नहीं कर पाई। घर बार में मन ज्यादा रुचा नहीं और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लगा लिया। मतलब वो भी लेखिका बन गई।
एक बात हम में एक सी रही, घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले न चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा। मतलब उस शादी को ही अपना जीवन बना लिया और वो आगे चलता रहा, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो या पर कगार तोड़, डूबी नहीं। मतलब इनकी शादी किसी की टूटी नहीं, चाहे वो किसी भी स्थिति में रही। शायद इसलिए कि जैसे मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था कि हम सभी विश्वास करती रही होंगे कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफी है। शादी के बाद मैं बिहार के एक ऐसे छोटे कस्बे में रही जहाँ मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों ना हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में, मतलब भाग में बैठते। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हें शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया अपने किए गए नाटकों से। वहां से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में इनका पोस्टिंग हो, वहां जाना पड़ा। वहां पहुंच गए। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक की उम्र में पहुंच चुके थे, पर वहां कोई ढंग का स्कूल था ही नहीं। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप की दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहां के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। पहले उन्होंने कहा क्योंकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वे वहां स्कूल खोलने में असमर्थ हैं। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार आग्रह जारी रखा। तब उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप यहाँ यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहे। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा स्कूल की छोड़िए, किसी के बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 बरस तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए। बोले खुदा का लाख शुक्र है कि बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी, फिर 100% सच। यहाँ पर हम क्यों, किसकी मजबूरी है? लेखिका की मजबूरी है। उनको अपने बच्चों को पढ़ाना था और वहाँ स्कूल नहीं थे, इसलिए वो बार बार आग्रह कर रही थी। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी, सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाले प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूंगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊंगी। वहाँ के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से, मतलब इस तरीके से सोच रखने वाले लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े हैं। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्याति स्कूल में दाखिला भी पा गया आगे चलकर। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा है। मतलब किसी एक नियम कानून पर चलने वाले नहीं थी, अपने लिए खुद ही रास्ता तय करती थी। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेनू के मुकाबिल नहीं पहुंच सकती। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत यह रही है कि थोड़ा सा भी जब वहाँ पानी होता तो पूरे वहाँ नाले प्रनाले जो है बाढ़ आ जाती। मतलब दिल्ली की खासियत यह रही है कि थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ के नाले प्रनालों में बाढ़ आ जाता, पानी ही पानी हो जाता है। पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात जो है वो ठप हो जाता है, मतलब रुक जाता है। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तलों से फाइलें पानी में तैर रही। मतलब इतना ज्यादा बारिश हो गया था कि वहाँ पहले जो नीचे का तला था उसमें पानी भर गया, तो सारी फाइलें वहाँ बह रही थी। अगली सुबह किसी तरह कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेनू को स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेनू ने कहा कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया स्कूल बंद होगा, मत जा। उसने कहा आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल, मतलब सही मुनासिब जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फोन जरूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था। तो रेनू अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी, मतलब रुक गई थी। सड़कों पर पानी था और बरस नहीं रहा था। तो रेनू 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था वह बंद था। चौकीदार रेनू को देखकर दंग रह गया, पर रेनू को कोई मलाल नहीं था, मतलब उसे कोई पछतावा नहीं था कि वो इस भरी बारिश में पैदल चल के आई है। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा हमने पहले ही कहा था। उसने कहा स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव होगा उसे उस दिन। जगह जगह पानी से लबलब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले, मतलब पूरी तरह से अकेले।
अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चलते चले जाना। सच, अकेलेपन का तो मजा ही कुछ और है। तो यहाँ पर बच्चों आपने देखा, लेखिका ने अपने पूरे परिवार की महिलाओं के बारे में बातचीत की है। सबसे पहले उन्होंने अपनी नानी, फिर माँ, फिर अपनी दादी के बारे में बात की, फिर अपनी बहनों के बारे में बताया। तो ये था उनका पूरा परिवार का माहौल और उसका वर्णन। बच्चों आप इसे ध्यान से पढ़िए और समझिए। साथ में जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं उसे अपने क्लास और कॉपी में लिख लें। धन्यवाद।